Hello, dear students. Myself, Dr. Rajiv Namdev, in charge Automobile Engineering from Sri Vaishnav Polytechnic College, Indore, welcomes you all third semester OCBC scheme students in the subject BME 1, and the module is Engineering Materials, and we will take our today's topic Introduction. In picture you can see engineering materials. There is a metals, धातु, composites, ceramic या चीनी मिट्टी, polymer या बहुलक. So in the last section we have studies our second course outcome जो कि ऊष्मागतिकी निकाय से संबंधित था, जिसमें हमने ऊष्मागतिकी निकाय के लिए किया गया कार्य स्थानांतरित ऊष्मा वर्डन या हीट ट्रांसफर कैलकुलेट की थी वेरियस प्रोसेसेस के लिए. हमने साइकिल्स भी पढ़ी थी जिसमें कॉर्नट, ऑटो, डीजल साइकिल और उनकी स्टैंडर्ड एफिशिएंसीज भी निकाली थी. और लास्ट हमने किया था कि पावर और एफिशिएंसी ऑफ इंजन कैलकुलेशंस भी की थी. सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर थर्ड कोर्स आउटकम जो कि है इंजीनियरिंग मटेरियल्स या इंजीनियरिंग पदार्थों के बारे में. तो इस कोर्स आउटकम में पाठ्यक्रम के जो परिणाम होंगे वो स्टूडेंट विल बी एबल टू सिलेक्ट एप्रोप्रिएट मटेरियल फॉर द गिवन ऑटोमोबाइल एलिमेंट. आप सभी जानते हैं ऑटोमोबाइल एलिमेंट में सिलेंडर, पिस्टन एंड सो ऑन, उनके लिए आप उपयुक्त पदार्थ का चयन करने में सक्षम होंगे. सो अवर टुडेज लर्निंग आउटकम इज फर्स्ट लर्निंग आउटकम. At the end of this class, student will be able to explain the important properties and specific uses of given important metallic alloys, non-metallic materials used in automobiles. तो कक्षा के अंत में ऑटोमोबाइल में उपयोग किए जाने वाले दिए गए धात्वीय मिश्र धातु, अधात्वीय पदार्थों के महत्वपूर्ण गुण एवं विशिष्ट उपयोगों का वर्णन करने में विद्यार्थी सक्षम होंगे. So content in this section we will study about engineering material. इंजीनियरिंग पदार्थों के बारे में हम पढ़ेंगे. इम्पोर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या है, महत्व के बारे में, उसके बाद रिक्वायरमेंट्स या आवश्यकताओं के बारे में, एंड वी विल क्लासीफाई द मटेरियल्स. उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल, इनके गुणों के बारे में जानेंगे और उसमें भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज या यांत्रिक गुणों के बारे में डिटेल में जानेंगे. और हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ मटेरियल्स से, पदार्थों के अनुप्रयोग से. So let's start our class with the engineering materials. The engineering material is the stuff or substance out of which all engineering products such as, यानी इंजीनियरिंग पदार्थ वह पदार्थ है जिससे विभिन्न इंजीनियरिंग उत्पाद, जैसे चूंकि ऑटोमोबाइल है इसलिए मैंने वही कंपोनेंट दिए हैं, चेसिस, इंजन, बॉडी, गियरबॉक्स, टायर, इसके अतिरिक्त एक्सल, सील्स, गियर्स, स्प्रिंग्स, बेयरिंग्स आदि बनाए जाते हैं. सो दिस इज द इंजीनियरिंग मटेरियल्स. एग्जाम्पल में मैंने ऑटोमोबाइल से संबंधित ही लिए हैं, दूसरे भी जो भी इंजीनियरिंग मटेरियल्स हैं, कंपोनेंट हैं, वो सभी इनके द्वारा बनाए जाते हैं. तो ये हमारा इंजीनियरिंग मटेरियल है. इट इज द स्टफ और सब्सटेंस, मतलब पदार्थ है जिससे हम इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बनाते हैं. वाई इंजीनियरिंग मटेरियल्स इज इम्पोर्टेंट, इनका महत्व क्यों है? द नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स अलाउस डिजाइनर टू सिलेक्ट द बेस्ट मटेरियल एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्ट. यानी कि जो डिजाइनर है उसके लिए महत्व ये है कि वो उत्पाद की आवश्यकता के अनुरूप उत्पाद के लिए सर्वोत्तम पदार्थ का चयन कर सकता है. ही हैज ऑप्शन टू सिलेक्ट द मटेरियल्स. अब टेक्निकल पर्सन या तकनीकी व्यक्ति टू फाइंड सुइटेबल मटेरियल फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस. तो तकनीकी व्यक्ति विशिष्ट अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त पदार्थों को खोज सकता है. एंड रिसर्चर्स टू डेवलप न्यू मटेरियल्स फॉर बेटर प्रॉपर्टीज एट लो कॉस्ट. और जो शोध करता है वो कम लागत में बेहतर गुणों वाले नवीन पदार्थों को विकसित कर सकते हैं. तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, ये डिजाइनर, टेक्निकल पर्सन, रिसर्चर एंड सो ऑन. तो इस प्रकार से हम देखें कि इसका महत्व इसलिए है कि डिजाइनर जो है वो बेस्ट मटेरियल चूज कर सके, टेक्निकल पर्सन सुइटेबल मटेरियल सेलेक्ट कर सके स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए, और रिसर्चर जो है वो लो कॉस्ट पर, ध्यान दीजिए, एट मिनिमम कॉस्ट न्यू मटेरियल बेटर प्रॉपर्टीज के साथ डेवलप कर सके. तो ये हमारा इम्पोर्टेंस है. आइए अब रिक्वायरमेंट देखें कि इंजीनियरिंग पदार्थों की आवश्यकताएं क्या होती है, रिक्वायरमेंट क्या है.
पहली आवश्यकता होती है फैब्रिकेशन रिक्वायरमेंट। चूंकि आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो इसका मतलब है कि मटेरियल को अपन इजीली शेप दे सकें, कास्टेबल हो, फोर्जेबल हो, मशीनेबल हो। तो निर्माण संबंधी आवश्यकता हमारी प्राथमिक आवश्यकता है, जिससे कि हम इसको आसानी से आकार में ढाल सकें, जैसे ढलनी, लोहनी या मशीनी आदि। दूसरी है हमारी सर्विस रिक्वायरमेंट या सेवा संबंधी आवश्यकता। इट मीन्स मटेरियल सेलेक्टेड मस्ट स्टैंड अप फॉर सर्विस डिमांड सच एज स्ट्रेंथ, वियर एंड कोरोजन रेसिस्टेंस। तो हम जो चाहते हैं सेवा मांग को पूरा कर सके, जैसे कि सामर्थ्य, घिसाव एवं जंग प्रतिरोधी। और सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट मीन्स इंजीनियरिंग पार्ट शुड बी मेट एट मिनिमम ओवरऑल कॉस्ट। आर्थिक संबंधी आवश्यकता होती है कि न्यूनतम संपूर्ण लागत में अवयव मिल सके। तो यह यहाँ पर इंजीनियरिंग मटेरियल्स की आवश्यकताओं से संबंधित था। आइए हम अब आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन पर बात करें हम, क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स या पदार्थों का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से किया जाता है। पहला है मेटेलिक या धात्वीय, दूसरा है नॉन मेटेलिक या अधात्वीय। मेटल्स में भी फर्दर क्लासिफिकेशन है, फेरस और नॉन फेरस, यानी लोह और अलोह। फेरस जिसमें फेरस होता है, नॉन फेरस जिसमें फेरस नहीं होता है। अब फेरस में फर्दर दो बार क्लासिफाई किया गया है, स्टील्स और कास्ट आयरन। स्टील या ढलवा लोहा, इसके बारे में हम अगले वीडियो में काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर ये जान लें कि प्लेन स्टील, कार्बन स्टील, अलॉय स्टील या ढलवा लोहे में, कास्ट आयरन में जो है वो है ग्रे कास्ट आयरन, वाइट, मेलिएबल, डक्टाइल या नोड्यूलर। नॉन फेरस में आप देखते हैं पिस्टन जो हमारा एल्यूमिनियम से बनता है, बाइंडिंग मोटर जो होती है कापर से होती है, देन मैग्नीशियम, टिन, जिंक, लेड बैटरीज में यूज़ होता है, निकल पॉलिशिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये इस प्रकार से हमारी कैटेगरी होती है, वो है मेटेलिक मटेरियल्स। अब नॉन मेटेलिक मटेरियल्स भी आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, जैसे पॉलीमर्स। तो अधात्वी में भी फर्दर है एक ऑर्गेनिक और एक इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मीन्स कार्बन कंपाउंड, इनऑर्गेनिक मीन्स कार्बन ना हो। तो इसमें हम देखें ऑर्गेनिक में प्लास्टिक बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ होता है, इसी को हम पॉलीमर्स भी बोलते हैं। पहले वुड यूज़ होता था फ्लोर के लिए, आप बस वगैरह में या ट्रक में देखेंगे। पेपर यूज़ होते हैं, रबर यूज़ होती है ट्यूब टायर्स में, लेदर आप देखते हैं सीट कवर वगैरह के लिए, और पेट्रोलियम्स। जबकि इनऑर्गेनिक में आप देखते हैं मिनरल्स है, सीमेंट है, ग्लास है, सेरेमिक है, ग्रेफाइट है। इसमें अपने ऑटोमोबाइल में जो है ग्लास आप देखते हैं, फ्रंट ग्लास, रियर ग्लास साइड ग्लास, जितने भी कांच के हैं वो सब यहाँ यूज़ होते हैं। और चीनी मिट्टी, सेरेमिक यूज़ होती है। सेरेमिक ऑटोमोबाइल में कोटिंग के लिए यूज़ की जाती है, जिससे कि शाइनिंग रहे और वो एब्रेसिव या बियर या घिसाव कम हो, उसके लिए। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द मेटेलिक मटेरियल्स। मेटल्स क्या होती हैं? आप मेटल्स में देखें, एक पिक्चर दिख रही है आपको, ये क्या है? अगर आप इसको गौर से देखें, यदि आप गौर से देखेंगे तो आप इसको पाएंगे कि ये इंजन ब्लॉक है। ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये इंजन ब्लॉक है। और नीचे जो यदि हम देखें तो ये हमारा क्या है, आप जानते हैं इसको क्या कहलाता है? अलॉय व्हील। तो ये मेटल्स है। पहला वाला जो है वो मेटल मतलब फेरस से, ये वाला अपना नॉन फेरस है या एल्यूमिनियम का है, एग्जाम्पल में जो बताया। आइए अब हम मेटल्स के बारे में जाने। मेटल्स आर द मोस्ट यूटिलाइज्ड इंजीनियरिंग मटेरियल्स। सर्वाधिक उपयोगी इंजीनियरिंग पदार्थ धातुएं हैं। अभी तक जो होता आया था, अब इसकी जगह पर पॉलीमर्स आते जा रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बट स्ट्रेंथ वाइज आज भी मेटल्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। फेरस मेटल्स कंटेंस आयरन, जैसे स्टील या कास्ट आयरन। लोह धातुओं में लोहा होता है, उदाहरण स्टील या ढलवा लोहा। नॉन फेरस मेटल्स डू नॉट कंटेन आयरन, मतलब यही खास बात है कि इसमें लोहा नहीं होता है, जैसे कि एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, कापर, निकल। इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होती है मेटल की कि दे आर स्ट्रेंथ एंड स्टिफनेस, इसमें सामर्थ्य एवं सुदृढ़ता होती है, खास तौर से मेटल में। दे हैव टफनेस एंड फार्मेबिलिटी, इनमें चिमड़पन होता है। और इसमें रूपांतरण कर सकते हैं हम मेटल को, जैसे आप देखते हैं कि लोहे को पिघला करके हम कोई भी शेप दे देते हैं। और भी बहुत सारे तरीके हैं जो हम आगे नेक्स्ट कोर्स आउटकम में पढ़ेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस संबंधित है। इनमें इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी होती है, जैसे पिस्टन है, अब वो इतना गर्म हो जाएगा तो उसको ठंडा करने के लिए थर्मल कंडक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए, तो एल्यूमिनियम यूज करते हैं। तो विद्युत एवं तापीय चालकता, यूजली यूज्ड इन अलॉयज। मेटल्स जो है सामान्यतः मिश्र के रूप में होते हैं। मिश्र का मतलब होता है दो या अधिक धातुओं का मिश्रण, यानी सिंगल मेटल की बजाय हम दो या दो से अधिक धातुओं का उपयोग करते हैं इन जनरल ऑटोमोबाइल में। आगे आइए अपन देखते हैं।
ऑर्गेनिक मटेरियल्स, जिसमें मैंने पॉलीमर्स ही लिया है जो हमारे ऑटोमोबाइल में। ऑर्गेनिक मटेरियल्स तो हमने बहुत सारे पढ़े हैं उसमें। तो पॉलीमर्स या प्लास्टिक पहला वाला जो था वो है, रबर भी है इसमें, पेपर वुड जो हम पढ़े हैं। इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल या पॉलीमर, आप यहाँ पिक्चर देखिए किस चीज़ की दिख रही है आपको यहाँ पर। ये हमारे ऑटोमोबाइल में क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, डैशबोर्ड। ये स्टीयरिंग है, माइलोमीटर्स हैं, पूरा डैशबोर्ड है, ये पॉलीमर का बना हुआ है। आइए पॉलीमर के बारे में जानें। कार्बनिक पदार्थ पॉलीमर या बहुलक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फाउंड बाय रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स मर्स, दीज आर नोन एज मर्स। और चूंकि पोली लगा दो तो बहु, तो पॉलीमर्स कहलाता है। वेयर द एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म वेरी लार्ज मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर ये बताया, देखिए कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन की बैलेंसिंग 4 है, तो इस तरीके से चेन बनती जाती है। कार्बनिक यौगिक संरचना इकाई मर्स से बनते हैं, MERS। ये देखिए आप, MERS यहाँ है ना, मर्स, और ये पोली लगा दिया तो क्या हो गया, पॉलीमर्स। तो ये मर्स से बनते हैं, जहाँ बहुत बड़े अणुओं को परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, तो ये देखिए बढ़ते जाते हैं और ये पॉलीमर बनते हैं। इनकी जनरल प्रॉपर्टीज मेटल के देखिए, मेटल क्या होती थी आपकी, हार्ड होती थी, वेट ज़्यादा होता था। इसकी ये सॉफ्ट होती है और लाइट वेट होती है, तो नर्म और हल्के वजनी होते हैं। लेकिन हाँ, उसमें थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी रहती थी, हाई, यहाँ पर लो होती है या नहीं होती है। ये दहनशील होते हैं, मतलब टेम्परेचर के लिए सेंसिटिव होते हैं, जबकि मेटल में ऐसा नहीं था। और ये डायमेंशनली अनस्टेबल भी होते हैं, कि अपना शेप आप जो देखते हैं, थोड़ा सा मोड़ दो तो मुड़ जाते हैं। ऐसा है, जब तक नट बोल्ट से नहीं कसे जाए तो वो बेंड भी हो जाते हैं और फिर ठीक हो जाते हैं, रीशेप कर लेते हैं। इनके एग्जाम्पल है PBC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीइथिलीन, पॉलीथीन जिसको बोलते हैं, पॉलीप्रोपेलीन, रबर। रबर भी आप देखिए सिंथेटिक रबर आ गए हैं आजकल, जो कि यही मर्स से मिल करके बने हैं। रबर को इसलिए अलग से नहीं लिया है। नायलॉन है, टेफ्लॉन है, एटसेट्रा। तो ये हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स थे। तो मेटल्स हो गए हमारे, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो गए हैं। अब हम आगे चलते हैं इनऑर्गेनिक मटेरियल्स। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में सिरेमिक होती है, अकार्बनिक पदार्थ चीनी मिट्टी। ये चीनी मिट्टी को आपने जो यूज़ किया होगा, हम जो देखते हैं, जो क्रॉकरी होती है चाय पीने वाली, जो कप बसी जिसको बोलते हैं, वो सिरेमिक के बने होते हैं, चाइना जो अपन बोलते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में ये कांच है, ये भी अपना इनऑर्गेनिक मटेरियल है। और यहाँ पर जो पिक्चर बनाई गई है यहाँ बॉडी के साथ देखिए आप, तो इसमें जो शाइनिंग दिख रही है आपको, ये मेटल है, और इसके ऊपर यदि हम सिरेमिक की कोटिंग कर दें तो ये जो है घिसाती नहीं है, निशान नहीं पड़ते हैं। तो ये सिरेमिक कोटिंग के रूप में यूज होता है, ये सिरेमिक कोटिंग है। तो इनऑर्गेनिक मटेरियल सिरेमिक में देखें हम, इट इज अ कंपाउंड फॉर्म मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स बाय द एक्शन ऑफ हीट। सिरेमिक जो होते हैं ये धात्विक एवं अधात्विक, मतलब दोनों मेटल और नॉन मेटल पर ऊष्मीय क्रिया द्वारा बनाए गए यौगिक हैं। इनकी प्रॉपर्टी देखिए अब आप, ये हार्ड और ब्रिटल होते हैं। आपने देखा था ऑर्गेनिक क्या होते थे आपके, सॉफ्ट होते थे, लाइट वेट होते थे। ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, जैसे कांच। आप देखिए कितना हार्ड रहता है लेकिन फट से टूट जाता है। इनकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत बेहतर होती है, उच्च संपीड़न सामर्थ्य होता है। रेसिस्टेंस टू केमिकल एक्शन एंड वेदरिंग, इन पर रासायनिक क्रिया या अपक्षय प्रतिरोधी होते हैं। ये रासायनिक क्रिया प्रतिरोधी या अपक्षयी जिसको बोलते हैं वेदरिंग, एंड थर्मल इंसुलेटर होते हैं, ये ऊष्मा के कुछ चालक होते हैं। जैसे अपन देखें, रेत है, ईंट है, सैंड, ब्रिक, ग्लास है, ग्रेफाइट, कोटिंग्स हैं। और आप देखेंगे कार्बाइड और नाइट्राइट्स ऑफ बोरान एंड टंगस्टन, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कंपोजिट्स की बात करते हैं। ये कंपोजिट्स जो यूज होते हैं, आप यहाँ पर देखें कि आपने देखा था कि यदि हम सिरेमिक पे जाएं तो वो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर के बनता है, उसको हीट के द्वारा बनाते हैं। जबकि इसमें क्या होता है कि ये मेटल, सिरेमिक, पॉलीमर सबको मिलके जो बन जाए वो कंपोजिट हो जाता है। यानी जैसे चिवड़ा बनता है ना अपना, उसमें सब कुछ डाल दो तो नमकीन चिवड़ा जो बनता है वो सब कुछ हो जाता है। उसी प्रकार ये भी है, दे आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट मटेरियल्स। अब ये नॉर्मली मटेरियल्स हर एक की अलग अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन हर एक की प्रॉपर्टी को हमको यूज करना हो तो हम पाउडर्ड फॉर्म में बना करके फिर इसको बनाते हैं। ये दो या अधिक विभिन्न पदार्थों के संयोजन से बनते हैं। तो इसलिए इसमें क्या होता है, दे हैव कॉम्बिनेशन ऑफ बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच कंपोनेंट मटेरियल्स। इसमें प्रत्येक अवयव की सर्वोत्तम विशेषताओं का संयोजन होता है। बेटर प्रॉपर्टीज देन एनी इंडिविजुअल कंपोनेंट, यदि मेटल की अपनी प्रॉपर्टी है, सिरेमिक की अपनी है, लेकिन यदि दोनों को मिला दिया जाए तो
एकल अवयव से बेहतर गुण होते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं फाइबर ग्लास, टेक्सटाइल, व्हीकल टायर्स, बोर्ड, पेपर, एटसेट्रा। आप बोलेंगे फाइबर ग्लास क्या होता है? फाइबर ग्लास हम देखें तो हमारे जो आजकल बम्पर लगते हैं फ्रंट और रियर वाले, वो फाइबर ग्लास के बने होते हैं। या व्हीकल के टायर जो होते हैं वो सिंथेटिक है, उसमें भी हम कंपोजिट यूज़ करने लगे हैं। नायलॉन रबर को मिला करके बनाते हैं। आप एक एग्जांपल देखिए डोर का, जो बना है यहाँ पर कंपोजिट से। ये फाइबर होता है अपने कॉटन जैसा, हेम्प का फाइबर है। और ये नॉन वूवन मैट है। इसकी मैट बना ली अपन ने, मैट ली और इसमें अब अपन हेम फायर लेंगे तो फिर इसको यहाँ पर प्री फिनिश डोर हमारा ये हो जाएगा। और उसके ऊपर हमने ये यहाँ पर फिनिश डोर, इस तरीके से जो आप ऑटोमोबाइल में डोर्स देखते हैं बेसिकली वो कंपोजिट्स के होते हैं। पहले ये मेटल के हुआ करते थे, बट आजकल आप कंपोजिट्स का देखेंगे डैशबोर्ड या जो डोर्स हैं अपने। तो हर एक की मतलब जो भी बेहतर गुण है उसका हम यूज़ कर लेते हैं। अब हम बात करें कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होती है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स के कौन कौन से गुण होते हैं। तो पहली होती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जो कि बल से संबंधित होती है। रिलेटेड टू फोर्स यदि बात होगी तो वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होंगे। यही रिलेटेड टू हीट या टेम्परेचर या ऊष्मा या ताप से संबंधित होंगी तो वो थर्मल प्रॉपर्टीज कहलाएंगी, जो हमने अपने कोर्स आउटकम सेकंड में पढ़ा था। अब रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी होगा, कंडक्टिविटी जैसे हुआ तो वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। और यदि मैग्नेटिज्म से संबंधित हुआ, चुंबकत्व संबंधित, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। कंपोजिशन, जैसे कंपोजिट अपन देखा मिलके बना है, तो संयोजन से संबंधित है तो वो केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाएंगी, रासायनिक गुण। और साइज और शेप की बात होगी तो वो हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज कहलाएंगी। और रिलेटेड टू लाइट या प्रकाश से संबंधित होगी तो वो ऑप्टिकल कहलाएंगी। तो इस प्रकार से इंजीनियरिंग पदार्थों के गुण जो होते हैं मैकेनिकल, थर्मल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, केमिकल, फिजिकल एंड ऑप्टिकल, तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स होती हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो अब हम आगे जो डिटेल में बात करेंगे जो कि फोर्स से संबंधित है, हम इस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। आइए अब हम चलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पर। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में आप देखें तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मटेरियल दैट डिस्क्राइब इट्स बिहेवियर अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। अब जैसे ऑटोमोबाइल चल रहा है तो उस पर बहुत सारे फोर्स लगते हैं, तो उसका हमें बिहेवियर पता करना हो तो वो हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा करते हैं। तो पदार्थों के यांत्रिक गुण पदार्थ की वे विशेषताएं होती हैं जो कि बाह्य की क्रिया पर इसके व्यवहार का वर्णन करती है। Knowledge of mechanical properties of material is essential to construct a solid mechanical sound structure। जैसे आपको इंजन ब्लॉक बनाना है या गियर बनाना है तो उसमें ठोस यांत्रिक संरचनाएं जो है हमारी इंजन ब्लॉक या गियर्स, इनको बनाने के लिए पदार्थों के यांत्रिक गुणों का ज्ञान आवश्यक है। तो नॉलेज इज मस्ट फॉर द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज और शेप ऑफ द मटेरियल। एक बात पर गौर करिए, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है, जैसे आपको मैं बता दूं यहाँ पर स्ट्रेस है, स्ट्रेन है। आप लोगों ने कोर्स आउटकम वन में पढ़ा है, स्ट्रेस यानी क्या, प्रतिबल, तो बल बटे क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर मटेरियल्स जो लेते हैं, जैसे हमने लिया 210 मेगा पास्कल लिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो है या टेंसाइल स्ट्रेस मेटल का ये है, इसका ये साइज और शेप पे निर्भर नहीं करते। क्यों? क्योंकि पर यूनिट एरिया लेते हैं अपन, तो जितना बड़ा होगा उतना उसका फोर्स वो सहन कर सकता है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कैन बी डिटरमाइंड बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंटल टेस्ट ऑन द मटेरियल स्पेसिमेन। तो यांत्रिक गुणों को पदार्थ के नमूने पर प्रायोगिक परीक्षण करके ज्ञात किया जाता है। कुछ मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको। जैसे आप देखेंगे टेंसाइल टेस्ट लेते हैं हम, यूटीएम पर करते हैं, हार्डनेस टेंसाइल टेस्ट है, कंप्रेसिव टेस्ट है, हार्डनेस टेस्टर है, हार्डनेस पता करते हैं। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को हम एक्सपेरिमेंटल टेस्ट के द्वारा, उसमें हम मटेरियल स्पेसिमेन लेते हैं। कई हमारे टेस्ट जो हैं वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होते हैं, कई नॉन डिस्ट्रक्टिव। तो अभी जो मैंने नाम लिए टेंसाइल, इम्पैक्ट, हार्डनेस, ये सब डिस्ट्रक्टिव है तो इसमें हम स्पेसिमेन लेंगे। जबकि कुछ एनडीटी होते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव, जैसे इंजन की ब्लॉक बनकर आ गया है, अब आप उस पर कोई टेस्टिंग लगाएंगे डिस्ट्रक्टिव वाला तो वो तो आपकी कास्टिंग ही बेकार हो जाएगी। तो वहाँ पर हम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, जैसे मैग्नेटिक वाला है या कलर डाई वाला है, उनको हम डाई पेनिट्रेशन है तो उनको हम यूज़ करते हैं, या अल्ट्रासोनिक है, ये नॉन डिस्ट्रक्टिव कहलाते हैं। तो अब हम जो पढ़ेंगे आगे वो पढ़ेंगे हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मटेरियल्स में कौन कौन सी होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं। यहाँ पर एक लिस्ट मैंने बनाई हुई है जो हम यहाँ पर जान सकते हैं
स्ट्रेंथ या सामर्थ्य, इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता, प्लास्टिसिटी या सुघट्यता, स्टिफनेस या सुदृढ़ता, डक्टिलिटी तन्यता, मेलिएबिलिटी आघातवर्तनीयता, हार्डनेस कठोरता, टफनेस चीमड़पन, ब्रिटलनेस भंगुरता, फटीग श्रांति, क्रीप मंद विरूपण, रिफ्रैक्टिवनेस दुर्गलनीयता। ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनको आपने कोर्स आउटकम 1 में भी देखा था, जहाँ पर आपने स्ट्रेस एंड इलास्टिसिटी देखा था आपने, फिर प्लास्टिसिटी, फिर स्टिफनेस, डक्टिलिटी, मेलिबिलिटी आप वहाँ पर भी देख चुके हैं। आइए हम एक बार और इसको रिवाइज करते हैं और इन परिभाषाओं को फिर से जानते हैं, थोड़ा सा आपको रिफ्रेश हो जाएगा। तो पहला है हमारा स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ पर यदि हम बात करें तो स्ट्रेंथ को हम जो डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड लोड और फोर्स विदाउट फ्रैक्चर और फेल्यूर, यानी कि विखंडित होने के तक, यानी विखंडित नहीं हुआ है, फ्रैक्चर या फेल्यूर नहीं हुआ है मेटल, तब तक वो जितना भार सहन कर रहा है, बल को सहन कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सामर्थ्य या स्ट्रेंथ। विदाउट फ्रैक्चर जो भी लोड वो सहन कर सकता है या फोर्स एबिलिटी मटेरियल की, वो कहलाती है स्ट्रेंथ। अब इलास्टिसिटी तो आप लोग जानते ही हैं कि जब भी हम कोई बल लगाते हैं तो उसका डिफॉर्मेशन होता है, आकार में चेंज होता है, कभी कभी हमको दिखता है, कभी कभी नहीं दिखता है। मेटल्स में नहीं दिखता है, पॉलीमर्स में या रबर में दिखता है, जैसे टायर ट्यूब में आप देखते हैं दब रहे हैं। लेकिन जब लोड हट जाता है तो वापस ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है। तो पदार्थ के इस गुण को हम इलास्टिसिटी कहते हैं। तो इलास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल स्टेट आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्सेज आर रिमूव्ड फ्रॉम द मटेरियल्स। तो विकृत बल को पदार्थ से हटाने के पश्चात पदार्थ की मूल अवस्था में वापस लौटने की क्षमता को प्रत्यास्थता कहते हैं। इसका उल्टा होता है प्लास्टिसिटी, यानी यदि ये डिफॉर्म हुआ तो उसके बाद ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। इसके एग्जांपल है थर्मोसेटिंग, थर्मोस्टेट, प्लास्टिक पॉलीमर्स जो है प्लास्टिक्स हैं। तो प्लास्टिसिटी इसका जस्ट रिवर्स है। इसमें क्या हो रहा है कि विकृत बल को हटाया तो ये ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया, ओरिजिनल शेप पे आ गया, जबकि इसमें ये ओरिजिनल शेप पर नहीं आएगा। ये प्लास्टिसिटी है। इट इज द, जो कि हमारे यूज होती है डिफरेंट शेप देने के लिए हम यूज करते हैं प्लास्टिसिटी। Plasticity is the ability of material to retain its new size shape even after deforming forces are removed from the material. इसका अपन एग्जांपल लें, जो लोहे पीटे होते हैं वो हमको तरह तरह के औजार बना के देखते हैं लोहे से। वो क्या करते हैं, एक उनके पास छोटी सी भट्टी रहती है जिसमें वो गर्म करते हैं और उसको हथौड़े से मार मार के शेप देते हैं। हथौड़े से हटने के बावजूद भी वो शेप वही का वही रहता है। मतलब हमारा जो मेटल है वो क्या हो चुका था, प्लास्टिसिटी में आ चुका था। इसलिए वो अपने नवीन अवस्था में ही बना रहता है और वापस नहीं आता। इसको हम सुघट्यता भी कहते हैं, प्लास्टिसिटी। और इलास्टिसिटी क्या कहते हैं हम, प्रत्यास्थता कहते हैं। जबकि स्ट्रेंथ किसी भी प्रकार के लोड को सहन कर सके बिना टूटे, उसको हम स्ट्रेंथ कहते हैं। तो यहाँ तक हमने 3 गुणों के बारे में जाना। आइए हम आगे जानते हैं स्टिफनेस। स्टिफनेस जैसे ही बोला जाए, या इसको हम बोलते हैं सुदृढ़ता, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए क्या, स्प्रिंग। स्प्रिंग दिमाग में आएगी। मतलब क्या होगा कि इसमें क्या होगा स्टिफनेस में, कि आप देखेंगे लोड आएगा, डिफॉर्मेशन भी होगा और वापस ओरिजिनल पोजीशन में भी पहुंच जाएगा बिना टूटे। आपने एक और एग्जांपल स्टिफनेस की मैं बात करूं तो हम लोगों ने छोटी क्लास में देखा कि बताइए कौन ज्यादा स्टिफ है, स्टील या रबर। मतलब खिंचता है इलास्टिसिटी किस में, इलास्टिसिटी किस में ज़्यादा, रबर में ज़्यादा खिंच जाती है। लेकिन हम एक जैसा बल लगाएं स्टील में और रबर में तो स्टील का डिफॉर्मेशन नहीं दिखता है, रबर का दिखता है। तो जो कम शो करता है एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट इलास्टिक डिफॉर्मेशन को ही होने में कम रखता है, वो ज़्यादा स्टिफ होता है। तो अ मटेरियल विच डिफॉर्म्स लेस अंडर अ गिवन लोड इज मोर स्टिफ देन वन डिफॉर्म्स मोर। जैसे हम सेम लोड लगाएं स्टील में और रबर में, तो स्टील में इलास्टिक डिफॉर्मेशन ज़्यादा होगा, रबर में इलास्टिक डिफॉर्मेशन और ज़्यादा होगा। तो जिसमें सब और ज़्यादा होता है वो कम स्टिफ होता है, इसलिए हम बोलते हैं स्टील जो है वो ज़्यादा स्टिफ है देन रबर। तो प्रत्यास्थ विकृति का विरोध करने की क्षमता को पदार्थ की सुदृढ़ता कहते हैं। एक पदार्थ जो कम विकृत होता है उस पदार्थ की तुलना में जो उसी भार पर अधिक विकृत होता है, उदाहरण के लिए स्टील रबर से अधिक सुदृढ़ है। अब डक्टिलिटी, जैसे हमने डक्टिलिटी है तो आपको याद आता होगा तार का खींचना।
तार का खींचना कब होगा? जब आप टेंसाइल फोर्स लगाएंगे। तो डक्टिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अंडरगो डिफॉर्मेशन अंडर टेंसाइल फोर्स। जब तनन बल लगता है विदाउट फ्रैक्चर या फेल्यूर, जैसे कि तारों का खींचना, डायमीटर इसमें कम होता है और लेंथ बढ़ती है, तो ये हमारी कहलाती है डक्टिलिटी, या इसको हम बोलते हैं तन्यता। इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अंडरगो डिफॉर्मेशन अंडर टेंसाइल फोर्स विदाउट फ्रैक्चर और फेल्यूर, फॉर एग्जाम्पल ड्राइंग अ वायर। तनन बल के कारण यदि हम खींचे लोहे को और बिना टूटे या विफल हुए पदार्थ का विकृत हो रहा है, विकृत हो रहा है मतलब इलास्टिसिटी की स्टेज पूरी हो गई, प्लास्टिसिटी में आ गया, डायमीटर कम होता जाता है, लंबाई बढ़ती जाती है, इसको हम तारों का खींचना कहते हैं, और इसी गुण को हम कहते हैं डक्टिलिटी। इसी का एक और चीज देखिएगा, ये हमारा तनन बल के कारण था, टेंसाइल फोर्स के कारण। अब यदि हम कंप्रेस करें तो क्या होगा? तो कंप्रेस यदि हम करें तो क्या होगा कि अभी जो डायमीटर बढ़ रहा, डायमीटर कम हो रहा था, लंबाई बढ़ रही थी, अब उसकी जो थिकनेस है वो कम होती जाएगी, मतलब शीट बन जाएगी। शीट कैसे बनती है? मोटी रहती है, इसके बाद इसको अपन ऐसा दबा दें, कंप्रेस कर दें तो पतली होती जाती है। हार्ड मतलब हॉट वर्किंग, कोल्ड वर्किंग इसके द्वारा अपन जो बनाते हैं, तो इसमें क्या होता है, शीट फार्मिंग जो होती है उसमें फोर्स कौन सा लगता है? कंप्रेसिव, दबने वाला। तो इसको अपन बोलते हैं मेलिएबिलिटी, यानी डक्टिलिटी टेंसाइल फोर्स के लिए और मेलिएबिलिटी किसके लिए? कंप्रेशन फोर्स के लिए। तो इट इज, बाकी की डेफिनेशन वही है, इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू अंडरगो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन अंडर कंप्रेशन फोर्स विदाउट फ्रैक्चर और फेल्यूर। तो मेटल शीट फार्मिंग। संपीड़न बल के कारण, वो तनन बल के कारण थी डक्टिलिटी, और मेलेबिलिटी या आघात वर्तनीयता जो है वो किसके कारण है? संपीड़न बल के कारण। तो संपीड़न बल के कारण बिना टूटे या विफल हुए पदार्थ के विकृत होने की क्षमता को हम आघात वर्तनीयता कहते हैं। उदाहरण के लिए धातु की चादरों का बनाना। हार्डनेस, विकर्स हार्डनेस, रॉकवेल हार्डनेस, ब्रिनल हार्डनेस, ये सब आपने टेस्ट के फर्स्ट आउटकम में देखा होगा, कोर्स आउटकम में। हार्डनेस का मतलब क्या होता है? इट इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रेसिस्ट प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं आने देता है। यूजुअली किस प्रकार से? स्क्रैचिंग, यदि आपने स्क्रैचिंग लगाया, जैसे मेटल है, आप कोई कार खड़ी है और उसमें आपने स्क्रैच मार दिया तो वो कम हार्ड है। वहीं यदि उस पर सिरेमिक कोटिंग हो गई तो वो ज़्यादा हार्ड हो जाती है। या इंडेंटेशन, आपने दबाया, दब गया, खरोंच आई या काट गया, तो डायमंड यूज्ड एज कटिंग टूल। डायमंड कटिंग टूल के लिए क्यों होता है? क्योंकि वो हार्ड होता है। हार्ड होता है मतलब आप उसको स्क्रैच नहीं कर सकते, बल्कि वो दूसरे पे स्क्रैच करता है। आप उसको इंडेंट नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, आप उसमें रगड़ नहीं ला सकते, आप उसको काट नहीं सकते हैं। काटने का दूसरे टूल्स होते हैं बट नॉर्मली तो पदार्थ के द्वारा खरोंच या खरोंच, रगड़न अथवा कटाव के प्रतिरोध करने की क्षमता को कठोरता कहते हैं। उदाहरण के लिए इसलिए हम हीरे को जो है, डायमंड को है, वो काट औजार के रूप में या कटिंग टूल के रूप में उपयोग में लाते हैं। तो ये थी हमारी हार्डनेस। तो हमारी कौन कौन सी हो गई? स्ट्रेंथ, इसके बाद कौन सी हो गई आपकी? इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, फिर क्या हो गया आपका? डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, स्टिफनेस भी हो गई है, हार्डनेस। आइए अब हम आगे देखते हैं टफनेस। टफनेस की बात क्या होती है? चीमड़ापन। अपन बोलते हैं ना बहुत चीमड़ा, मतलब आप उसमें कितने भी झटके मारो लेकिन वो टूटे ना। यहाँ पर आता है अपना शॉक एब्जॉर्वर या वाइब्रेशन, या अपन स्प्रिंग को इसमें लेते हैं टफनेस में, कि उसमें झटके सहन करने की क्षमता होती है और वापस ओरिजिनल शॉक एब्जॉर्वर जो हम यूज़ करते हैं। कमानी पत्ती आपने ट्रक में देखा होगा, कमानी पत्ती जो लगती है वो चीमड़पन के कारण या टफनेस की प्रॉपर्टी के कारण होती है। या शॉकअप्स जो है वो सिलेंडर पिस्टन वाला अरेंजमेंट है। तो स्प्रिंग का हम इसमें सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं टफनेस में। इसकी खासियत क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड शॉक एंड वाइब्रेशंस। ये पदार्थ के झटके एवं कंपन को सहन करता है। इसके इस गुण को हम चीमड़पन कहते हैं, जैसे कि कमानी, स्प्रिंग। ब्रिटलनेस, इलास्टिसिटी का जस्ट उल्टा है ब्रिटलनेस। इलास्टिसिटी में क्या होता है? लोड लगाते हैं, वो खिंचता जाता है, वापस ओरिजिनल में आता है। यहाँ पर आप लोड लगाओ, कोई आपको डिफॉर्मेशन नहीं दिखता है, बिल्कुल सीधा टूटता ही है। जैसे कांच, कांच कहीं दबता हुआ नहीं दिखता लेकिन तल से टूट जाता है। सो ब्रिटलनेस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू ब्रेक विदाउट अंडरगोइंग कंसिडरेबल प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ये कोई डिफॉर्मेशन नहीं बनाता जैसे कांच। पदार्थ के बिना विकृति दिखाए टूट जाने के गुण को हम भंगुरता कहते हैं। उदाहरण के लिए कांच। अब फटिग, फटिग की बात करें तो फटिग की बात ये हो गई कि यदि आपको 10 मंजिल चढ़ने को कहा जाए तो आप चढ़ सकते हैं 10 मंजिल तक।
आप चढ़ लिए, लेकिन आपको ये बोला जाए कि 5 मंजिल चढ़ो और फिर 5 मंजिल उतरो, या ऐसा बोला जाए 1 मंजिल चढ़ो फिर उतरो, फिर 2 मंजिल चढ़ो फिर उतरो, फिर 3 मंजिल चढ़ो फिर उतरो, तो आप ये जो चढ़ने उतरने में थकते हैं। इसी तरह से जो कंपोनेंट होते हैं उसमें भी क्या होता है कि यदि फ्लक्चुएटिंग या साइक्लिक लोड हो, फ्लक्चुएटिंग या साइक्लिक, साइक्लिक लोडिंग आप ऑटोमोबाइल में देखी है, फ्लक्चुएटिंग में फ्लाईव्हील हम यूज़ करते हैं, फ्लक्चुएटिंग क्यों, फ्लक्चुएशन, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, ये साइक्लिक लोड होते हैं। यहाँ पर फटीग होता है, पदार्थ के उतार चढ़ाव या चक्रीय भार के कारण टूटने की घटना को हम फटीग या श्रांति श्रांति कहते हैं। तो ये फटीग है। तो जहाँ पर भी साइक्लिक लोडिंग होगी, मतलब साइकिल का मतलब क्या, एक बार टेंसाइल फिर कंप्रेशन, टेंसाइल फिर कंप्रेशन, टेंसाइल फिर कंप्रेशन, तो इस तरीके से जो मटेरियल फेल होता है वो नॉर्मली खींचेंगे तो नहीं फेल होगा, नॉर्मली दबाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन यदि आपने खींचा दबाया किया तो उस केस में क्या होगा कि वो जल्दी टूट जाता है। तो वो टूटता किस कारण से, फटीग के कारण या श्रांति के कारण। आइए अब हम देखते हैं एक और, क्रीप। क्रीप आप देखेंगे, कुछ में अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि टरबाइन की ब्लेड है, यहाँ पर क्या है, लोड तो लग रहा है लेकिन लंबे समय तक या तापक्रम के कारण वो विकृत या टूट जाए तो उसको अपन मंद विरूपण, मंद मतलब बहुत धीमा होता है, ये एकदम नहीं होता है, या इसको हम बोलते हैं क्रीप। जैसे भवन की छत में बीम, यानी बीम इन द रूप ऑफ बिल्डिंग, कई सालों बाद आप देखते हैं कि वो बीम जो है बेंड हो जाएगी या कुछ और हो जाएगा, नॉर्मली वो 25-30 साल तक तो होता ही नहीं है। तो ये समय के कारण, क्योंकि लोड तो वही का वही है, तो इसमें लोड इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट टाइम स्पान, स्टडी लोड है, लोड एक जैसे ही है। या टरबाइन की ब्लेड है, उस पर भी लोड सेम ही आ रहा है, लेकिन टरबाइन की ब्लेड में टेम्परेचर से सेंसिटिव होती है, स्टीम टरबाइन है तो वहाँ पर टेम्परेचर, या गैस टरबाइन है तो वहाँ पर टेम्परेचर हाई रहता है। तो वो जो फेल होती है वो किस कारण से होते हैं, क्रीप के कारण, या इसको हम बोलते हैं मंद विरूपण। रिफ्रैक्टिवनेस तो आपके लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है, जो फर्नेस होती है या तंदूर होता है उसमें हम क्या लगाते हैं, ईंट लगाते हैं, ब्रिक, क्यों, क्योंकि वो गलती नहीं है, हाई टेम्परेचर तक रहती है। तो रिफ्रैक्टिवनेस जो होती है, एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू सस्टेन हाई टेम्परेचर विदाउट एनी डिफॉर्मेशन, और उसमें कोई चेंज नहीं आता। वहीं लोहा होता है तो वो क्या है, गल जाएगा, लेकिन ब्रिक जो है वो नहीं। तो जो हाई टेम्परेचर को सहन कर सके उसे रिफ्रैक्टिवनेस या दुर्गलनीयता कहते हैं। दुर्गलनीयता यानी जो गले नहीं, गलनीयता गल जाए, दुर्गलनीयता ना गले, जैसे ब्रिक है। जो फर्नेस बनाई जाती है उसमें हम ब्रिक्स का यूजुअली यूज करते हैं, या रिफ्रैक्टिव मटेरियल्स होते हैं। तो ये इस तरीके से हमारे 12 जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज का हमने पढ़ा था वो सबको मैंने यहाँ पर ब्रीफ में समझाया है। अब हम इस चैप्टर का समापन करते हैं। इसके लिए आगे हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या है, पॉलीमर्स क्या है, या इनऑर्गेनिक मटेरियल्स क्या है। अब हम ये देखें कि हमने पढ़ा मेटल्स में सबसे पहले आयरन, उसमें क्या है, स्टील है, कास्ट आयरन है। स्टील कास्ट आयरन की यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखें तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, और कास्ट आयरन की डैम्पिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी, डैम्पिंग मतलब झटके सहन करने की। तो स्ट्रेंथ होने के कारण इसका हम बॉडी में, चेसिस में या शीट वर्क में यूज़ करते हैं। यहाँ एप्लीकेशन मैंने ऑटोमोबाइल के ही लिए हैं क्योंकि हम ऑटोमोबाइल के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए। तो बॉडी है, चेसिस है, शीट वर्क है। जबकि डैम्पिंग में आप देखेंगे जो कास्टिंग होती है, मतलब झटके आते हैं, पिस्टन अंदर आगे पीछे चलता है, तो उन झटकों को सहन करने के लिए क्या है, इंजन ब्लॉक है या बाल्ब क्या होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं, तो ये कास्ट आयरन के होते हैं। अब एल्यूमिनियम देखिए आप, ये नॉन फेरस पे आ गए हैं अपन। लाइटनेस और स्ट्रेंथ, मतलब इसका वजन कम होता है और स्ट्रेंथ भी होती है, हालांकि स्टील से कम होती है। तो आप देखते हैं पिस्टन या रेडिएटर जो लगे होते हैं उनमें हम एल्यूमिनियम का यूज़ करते हैं। इसकी खास बात एक और गुण है जो कि थर्मल कंडक्टिविटी इसकी स्टील से बेहतर है, इसलिए चूंकि पिस्टन और रेडिएटर जो है वो गर्म होते हैं तो इनमें हीट ट्रांसफर के कारण हम इनको ठंडा कर सकते हैं। कॉपर का आपने देखा होगा कि ये कंडक्टिव होते हैं, तो इनका अल्टरनेटर या रेडिएटर में यूज़ करते हैं हम, इसकी और बेहतर होती है कंडक्टिविटी। लेड आपने देखा होगा बैटरीज में यूज़ किया जाता है, ये हाई डेंसिटी लिक्विड होता है और इसको हम बैटरीज में यूज़ करते हैं। रबर का आपने देखा होगा टायर्स बनते हैं, सील है, गैसकेट, क्योंकि ये इलास्टिक होते हैं, इंसुलेशन, हार्डनेस, थर्मल इलास्टिसिटी और इंसुलेशन के कारण हम रबर का यूज़ करते हैं। जबकि सिरेमिक जो है ये हार्ड होते हैं और थर्मल रेसिस्टिव होते हैं,
तो इसका हम कोटिंग्स में यूज़ करते हैं। ये एग्जाम्पल मैंने जो लिया है एप्लीकेशंस, वो ऑटोमोबाइल से संबंधित लिए हैं। हम जब डिटेल में पढ़ेंगे तब इनके बारे में और जानेंगे। बट एक समराइज जो है कि कौन कौन से मटेरियल अभी हमने पढ़े, मेटल में फेरस, इसके बाद फिर नॉन फेरस, फिर इनऑर्गेनिक में हमने पढ़े लेड है, रबर है, फिर सिरेमिक है, पॉलीमर है, वुड है। तो यहाँ पर हम ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और मेटल, फेरस, नॉन फेरस के बारे में। अब पॉलीमर की बात करें, आजकल जो है ऑटोमोबाइल में बहुत सारी चीज़ें जो मेटल की होती थी, इवन बॉडी तक, वो भी अब आजकल पॉलीमर से बनने लगा है। बट कॉमनली हमको सीट जो होती है हमारी, या इंटीरियर जो होता है, वो हमारा पॉलीमर्स का होता है, लाइट वेट और सरफेस फिनिश बेहतर होने के कारण। वुड का यूज़ यूजुअली इंस्टॉलेशन के लिए होता है, डैम्पिंग के लिए तो फर्नीचर या फ्लोर के लिए यूज़ किया जाता है। पहले के ट्रक या बस देखें तो आप उसमें अभी भी आपको फ्लोर जो है वो वुड का बनता था। तो ये हमारे इन नटशेल यदि हम देखें तो इस क्लास के बाद हमको ये पता होना चाहिए कि मटेरियल्स हमारे कौन कौन से हैं, उनके कौन से गुण हैं जिससे कारण हम उनको ऑटोमोबाइल में पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए उपयोग में लाते हैं। तो ये वाली स्लाइड आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, हालांकि हम इसके बारे में और डिटेल में नेक्स्ट वीडियोस में जानेंगे। तो हम देखें कि आज की इस क्लास में हमने इंजीनियरिंग मटेरियल्स क्या होते हैं उनको जाना, उनकी इम्पोर्टेंस किसके लिए, डिजाइनर के लिए, टेक्निकल पर्सन के लिए और रिसर्चर के लिए। फिर इनकी रिक्वायरमेंट हमने देखी कौन कौन सी, फैब्रिकेशन वाली, सर्विस वाली और इकोनॉमिक वाली। फिर हमने क्लासिफाई किया फेरस, नॉन फेरस, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, या मेटल, नॉन मेटल और फर्दर। फिर हमने इंजीनियरिंग मटेरियल की प्रॉपर्टीज देखी 6-7, कौन कौन सी, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल, बहुत सारी, सोनॉन, फिजिकल, केमिकल। उसमें फिर हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ पर काफ़ी स्ट्रेस दिया क्योंकि हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे मटेरियल्स में, पदार्थ के यांत्रिक गुणों के बारे में। और फाइनली हमने पदार्थों के अनुप्रयोग विथ प्रॉपर्टीज़ जाना। तो अब आप लोगों के लिए असाइनमेंट है कि आप इन प्रश्नों का उत्तर लिखें अपनी कॉपीज़ में कि वाई इंजीनियरिंग मटेरियल्स आर इम्पॉर्टेंट, इंजीनियरिंग पदार्थों का महत्व क्यों है, व्हाट आर द इंजीनियरिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ मटेरियल्स, क्या क्या आवश्यकता है, 3 है। क्लासीफाई द इंजीनियरिंग मटेरियल्स, मैंने बाकायदा चार्ट बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। एनलिस्ट एंड डिफाइन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जो 12 प्रॉपर्टीज को जो मैंने पहले सूचीबद्ध किया है, सूचीबद्ध करें और फिर उनकी परिभाषा लिखें। और राइट ऑटोमोबाइल एप्लीकेशंस ऑफ मटेरियल, ऑटोमोबाइल में अनुप्रयोगों को आपको लिखना है। तो वो मेरी लास्ट स्लाइड थी। तो इस प्रकार से हमारा जो पहला लर्निंग आउटकम है वो हमारा ये था कि हम मटेरियल्स के बारे में जाने कि कौन कौन से मटेरियल्स हैं और उनका ऑटोमोबाइल में कहाँ कहाँ उपयोग है और क्यों है, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो क्लास है उसके लिए आप ये सजेस्टेड रीडिंग्स में वायलेक्टिन की बुक है, टेक्सटाइल है, ओपी खन्ना की बुक है, हजरत चौधरी की मटेरियल साइंस एंड प्रोसेस है, हिंदी में भी पदार्थ प्रौद्योगिकी जो दीपक प्रकाशन की है, पीएन विजयवर्गीय सर की है। इसके अलावा नेट पर तो सब कुछ अवेलेबल है, तो उसके रेफरेंसेस में आप कई पीडीएफ या यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।